हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप सीख रहे हैं हमारे साथ, सीखने जा रहे हैं हमारे साथ हीट की बेसिक कॉन्सेप्ट को, ऊष्मा के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके अपने यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक पर। बच्चों, आज हम हीट के बारे में जो इसके चार अंश महाधिकरण की ऊष्मा संतुलन की विधियां हैं, है ना, ऊष्मा की अवधारणा है, इसको पूरी तरह से हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं ऊष्मा की परिभाषा से। बच्चों, ऊष्मा क्या है? तो आज हम ऊष्मा को समझेंगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में और अच्छे तरीके से। बच्चों, ऊष्मा का सामान्य जो भाव होता है वो गर्मी है, ठीक है। जैसे कह रहे आज गर्मी ज्यादा है, आज ऊष्मा ज्यादा है, ठीक है बच्चों। तो ऊष्मा है क्या चीज? ऊष्मा क्या चीज है? दो वस्तुओं में तापांतर के कारण, दो वस्तुओं के ताप में अंतर के कारण, ठीक है, जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है, जो ताप का स्थानांतरण होता है उसी को कहते हैं हम ऊष्मा, ठीक है। तापांतर के कारण जो वस्तुओं में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे कहते हैं ऊष्मा, ठीक है बच्चों। अब ऊष्मा का मात्रक क्या होता है या ऊष्मा मापते किसमें? बच्चों, ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी या जूल, ठीक है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी या जूल, ठीक है बच्चों। अब ऊष्मा को हम गर्मी को मापते किससे हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए दो प्रकार के थर्मामीटर होते हैं, तापमापी होते हैं, ठीक है। एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर और दूसरा होता है प्रयोगशाला का थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर आप लोग देखे होंगे, भले ही प्रयोगशाला का भी ना देखे हों, लेकिन डॉक्टरी का थर्मामीटर आप लोग जरूर देखे होंगे। जब हमें बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारे बुखार को नापने के लिए, हमारे शरीर का टेम्परेचर नापने के लिए इस डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। इससे वो हमारे शरीर का तापमान पता करते हैं। हमारे शरीर का जो एक निश्चित तापमान होना चाहिए, अगर उससे हमारे शरीर का तापमान ज्यादा है तो मुझे बुखार का लक्षण है, अगर तापमान सामान्य है तो कोई बुखार नहीं। तो मनुष्य के जो शरीर का जनरल तापमान होता है, सामान्य ताप होता है, वो होता है 98.4 डिग्री फारेनहाइट। बच्चों, ताप मापी के लिए तो एक दो पैमाने होता है, एक होता है डिग्री फारेनहाइट और दूसरा होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर हम इस डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो 98.4 डिग्री फारेनहाइट 98.5 डिग्री फारेनहाइट होता है 37 डिग्री सेल्सियस के तापमान। बच्चों, एक सामान्य मनुष्य की बॉडी का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस तापमान वातावरण का भी हो, हमारे शरीर का भी हो, तो ऊष्मा का स्थानांतरण न तो वातावरण से हमारे शरीर में होगा, न हमारे शरीर से वातावरण में होगा, ठीक है। ये साम तापमान कहा जाता है। ये कहा जाता है मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन जब तापमान 37 डिग्री से नीचे आता है तो क्या होता है, हमारे शरीर की जो ऊष्मा है, ठीक है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो ज्यादा ताप से कम ताप की तरफ होता है, ठीक। यानी कि अगर जब मौसम का तापमान डाउन होगा, 37 डिग्री सेल्सियस से डाउन जाएगा, नीचे जाएगा, तो हमारे शरीर की जो ऊष्मा है, हमारे शरीर की जो गर्मी है, वो तापांतर के कारण वातावरण में जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब हमारे शरीर की ऊष्मा निकलती है तो मुझे ठंडा का एहसास होता है। आप लोग देखे होंगे व्यवहार में, अगर किसी को बुखार होता है तो उसको ठंड लगती है, क्यों? क्योंकि उसके शरीर का तापमान उस समय ज्यादा होता है और वातावरण का तापमान कम रह जाता है। तो हम जिसको बुखार रहता है उसके बॉडी का टेम्परेचर, उसकी बॉडी की ऊष्मा वातावरण में जाना शुरू होती है और उसे ठंडा का एहसास होता है, ठीक है। ये है हमारे शरीर का तरल तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। और अगर फारेनहाइट में देखते हैं 98.4 डिग्री फारेनहाइट, ये 37 डिग्री सेल्सियस तापमान के बराबर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका डॉक्टरी थर्मामीटर और फिर आपका आ गया ये प्रयोगशाला का थर्मामीटर, यानी जो हम प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रतिक्रियाओं को नापने के लिए, तापमान को नापने के लिए जिस तापमापी का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं प्रयोगशाला का थर्मामीटर, ठीक बच्चों। तो इसमें बहुत कुछ नहीं है, बेसिक चीज आप जान लीजिए। प्रयोगशाला का थर्मामीटर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस के तापमान को माप सकता है। आप जानते हैं कि पानी का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 80 डिग्री
सेल्सियस। ठीक है, लेकिन जो हमारी प्रयोगशाला का थर्मामीटर है यानी पानी के क्वेश्चन को भी माप सकता है, इसका जो आखिरी पॉइंट होता है 110 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो और भी थर्मामीटर बनाए गए तापमान मापी आधुनिक बनाई है उनकी क्षमता काफी ज्यादा होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखें एक डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, एक प्रयोगशाला का थर्मामीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आगे है विशिष्ट ऊष्मा। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये आपको अभी पढ़ाया जा रहा है। इसका बेसिक कांसेप्ट आप समझ लीजिए, आपको हाई स्कूल मिलेगा, नौवीं मिलेगा, 10वीं में मिलेगा और इंटर तक के सिलेबस मिलेगा। बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप जाएंगे, इसी का एक विस्तारित रूप आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये है विशिष्ट ऊष्मा। आइए हम जाने कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है, एक सरल भाषा में, अपनी भाषा में, अपने समझने के तरीके में। तो बच्चों किसी भी पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका मतलब यह है कि उस पदार्थ का हम 1 किलोग्राम मात्रा लें और उसको गर्म करें। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस तापांतर करें। जिस ताप पे है उससे उस 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस अप कर दें, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें। इतना तापमान उस 1 किलोग्राम के पदार्थ को बढ़ाने में जितनी ऊष्मा लगती है, जितनी हीट लगती है, उस हीट की मात्रा को कहते हैं उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। तो बच्चों हर पदार्थ की अपनी अलग अलग उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं जल की। तो जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 कैलोरी प्रति ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगर बात करें 1 किलोग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए तो 1000 कैलोरी की, 1 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा का जो फार्मूला आपका है ये कुल ऊष्मा बटे द्रव्यमान गुणे तापमान, ये डेल्टा टी इसका मतलब तापांतर। ठीक है, जिस ताप पे उससे 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया जाए। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा का जो आपकी परिभाषा बनी, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप। एकांक द्रव्यमान का मतलब जैसे अगर एमटीएस पद्धति देखते हैं तो 1 किलोग्राम का, सीजीएस पद्धति देखते हैं तो 1 ग्राम के लिए। तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ऊष्मा की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है, क्लियर? और हर पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होती है। ठीक है, और इन पदार्थों में अगर देखा जाए तो वाटर जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 कैलोरी प्रति ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या 1000 या 1 किलो कैलोरी प्रति केजी। ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस, यानी 1 किलोग्राम जल का तापमान बढ़ाने के लिए 1000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और चूंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है, जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है बच्चों ये ज्यादा होती है, इसीलिए यानी कि और पदार्थ की अपेक्षा 1 किलोग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए और पदार्थों की अपेक्षा इसमें जल के तापमान को बढ़ाने के लिए ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होगी, ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये कम ऊष्मा में, ज्यादा ऊष्मा में एक से तापमान कम बढ़ता है। इसीलिए आप जानेंगे जो हमारी कार है या हमारे जो वाहन है उसमें जो इंजन को कूल रखने के लिए रेडिएटर लगता है, उस रेडिएटर में कोई और पदार्थ नहीं डाला जाता है बल्कि वाटर डाला जाता है। ठीक है, क्या डाला जाता है? पानी। रेडिएटर में पानी ही क्यों डाला जाता है? अगर ये प्रश्न बन जाए कि जो वाहन के रेडिएटर होते हैं जो इंजन को ठंडा रखने का काम करते हैं, कूलिंग करने का काम करते हैं, उसमें पानी ही क्यों डाला जाता है? अब तो और एक कदम आगे लोग बढ़ गए हैं या हमारी टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ गई है, उस पानी में कुछ कूलिंग मटेरियल भी डाला जाता है। ठीक है, जिससे उस पानी का तापमान बहुत धीरे धीरे बढ़े। ठीक है बच्चों, इसलिए डाला जाता है रेडिएटर में पानी, क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, पानी का जो ताप बढ़ता है वो ज्यादा कैलोरी में कम बढ़ता है, इसीलिए पानी का उपयोग रेडिएटर में किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक हमारा है ऊष्मा का स्थानांतरण। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है और फास्ट से इसके बेसिक कांसेप्ट जानते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण, गर्मी का स्थानांतरण। ठीक है बच्चों, तो आज का मौसम गर्म है, हम जानते हैं आज का मौसम गर्म है, पसीना निकल रहा है। ठीक है, आप लोग बैठे बैठे पसीना बहा रहे होंगे,
इस मौसम में। तो बच्चों है क्या चीज है गर्मी? गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि हमें इसलिए गर्मी लगती है क्योंकि यहाँ पर हमारे और वातावरण के बीच में, हमारे और इस हमारे चारों तरफ के पर्यावरण के बीच में ताप का अंतर है। ठीक है, तो ऊष्मा का जो संचरण होता है, स्थानांतरण होता है, तो केवल और केवल ताप के अंतर पर होता है। ठीक है, अब जैसे मुझे गर्मी लग रही है, क्यों? क्योंकि इस समय जो वातावरण का टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर, बच्चों नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब वातावरण का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ेगा, 38 होगा, 40 होगा, 45 होगा, आयतन हीट यानी वातावरण जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा और हमारे शरीर का तापमान स्थिर रहेगा। तो हमारा शरीर क्या होगा? हमारे शरीर को बाहर से ऊष्मा हमारे शरीर में आना शुरू होती है। ठीक है, तो हमारा शरीर अपने इस ऊष्मा को, अपने इस लेवल को मेंटेन करने के लिए तमाम प्रकार की विधियां हमारे शरीर में है। पसीना बहाता है ना, किसी और माध्यम सांस तेज हो जाती है, किसी तमाम प्रकार के माध्यम से हमारा शरीर अपने आप को ऊष्मा से बचाता है। ठीक है बच्चों, तो ऊष्मा का संचरण क्या होता है? तापमान में अंतर के कारण। ठीक है, हमने आपको अभी बताया बुखार जब होता है हमारे शरीर तापमान ज्यादा होता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर, हमारे शरीर की ऊष्मा वातावरण में जाना शुरू हो जाती है और हमें ठंडक लगती है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के ये समझ में बात आती है कि ऊष्मा का जो संचरण होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो ताप में अंतर के कारण होता है। ताप में अंतर के कारण होता है। ताप में जितना ज्यादा अंतर होगा ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का स्थानांतरण उतना ही फास्ट होगा, उतना तेजी से होगा। ठीक है, इसका एक सिंपल उदाहरण आप देखिए कि जैसे अगर हम पानी, गिलास में पानी गर्म किए, एक गिलास वाटर है उसको हम हीट किए हैं, गर्म किए हैं और उसको मुझे ठंडा करना है, तो हम क्या करते हैं? गिलास को नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देते हैं, धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, और तेजी से ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? किसी पॉट में पानी भर देते हैं और उस गिलास को उस पानी से भरे पॉट पे रखते हैं और गिलास में वो पानी ऊपर से न गिरे, यानी कि गिलास के बाहरी आवरण पे पानी रहता है। इससे जो हीट है वो जल्दी से ट्रांसफर पानी में होती है। तो बच्चों और जल्दी ठंडा करना होता है तो उसको चारों तरफ हम बर्फ लगा देते हैं, तापांतर बढ़ गया, जो हमारे ग्लास का वाटर है उसका टेम्परेचर, उसकी ऊष्मा तेजी से बर्फ में आएगी। ठीक है, तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो केवल और केवल तापांतर के कारण होता है। ये भी जान लीजिए, अगर दो वस्तुएं समान तापमान पे हैं, जैसे अगर ये 40 डिग्री सेल्सियस पे है और ये भी 40 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको आपस में मिलाया जाएगा, ना तो ऊष्मा इधर से इधर जाएगी, ना तो ऊष्मा इधर से इधर आएगी। अगर सपोज दैट ये 50 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 40 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इसमें से ऊष्मा का संचरण जब संपर्क में करते हैं तो इसमें से ऊष्मा का संचरण इसमें आता है। कब तक आता है? जब तक कि दोनों वस्तुएं साम्य अवस्था में ना आ जाएं। आप लोग हाई स्कूल इंटर पढ़ेंगे, ठीक है, साम्य अवस्था। ताप की साम्य अवस्था यही होती है जब दो वस्तुओं में तापांतर 0 हो जाए। ठीक, तो आइए हीट के स्थानांतरण और समझते हैं। ताप के अंतर के कारण ऊष्मा किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है बच्चों, ताप के अंतर के कारण वही बात फिर आ रही है, किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु से प्रवाहित होती है। ऊष्मा के प्रवाह की इस क्रिया को ऊष्मा स्थानांतरण कहते हैं। तो ऊष्मा स्थानांतरण क्या होता है बच्चों? ठीक है, ताप में अंतर के कारण किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ ऊष्मा का जो संचरण होता है, स्थानांतरण होता है, इसे कहते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। जब दोनों वस्तुओं का तापमान एक समान हो जाता है तब ऊष्मा का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है बच्चों, जब दो वस्तुएं हैं और एक समान ताप पे आ गई तो ऊष्मा का प्रवाह रुक जाएगा। ये हमने कहा जब दोनों वस्तुएं एक ही ताप पे हैं तो उनको आपस में संपर्क लाने से ना तो इधर की ऊष्मा इधर जाएगी, ना तो इधर की ऊष्मा इधर आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि दो वस्तुएं एक समान ताप पर है तो ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं होगी, ऊष्मा का संचरण नहीं होगा। ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 प्रमुख विधियां। ठीक है बच्चों, ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 प्रमुख विधियां हैं। तो इन 3 प्रमुख विधियों को आइए हम लोग समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में, आसान तरीके से। ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां। तो बच्चों, ऊष्मा स्थानांतरण की जो विधियां हैं वो प्रमुख रूप से हमारी 3 विधियां हैं। आइए इसको समझते हैं। ठीक है, पहला आपका है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण।
ठीक है, तो आइए चालन, संवहन, विकिरण को एक उदाहरण से हम इसे क्लियर करते हैं। बच्चों सपोज दैट ये आपका क्लास है, ठीक है, और क्लास में कोई पार्टी हो रही है और हमें बच्चों को टॉफी बांटनी है, हमें बच्चों को मीठा बांटना, लड्डू बांटनी है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, बांटने की कितनी विधियां हैं। जैसे लड्डू रखा है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लो मोहन तुम सोहन को दे दो। हमने लड्डू दिया मोहन को, मोहन ने सोहन को दिया, सोहन ने रवि को दिया, रवि ने सलमा को दिया, सलमा ने विनीता को दिया। ऐसे ऐसे लड्डू आगे बढ़ते 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 आखिरी पॉइंट तक जाएगा, फिर लड्डू लेगा, फिर आगे देते जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लड्डू का वितरण करते हैं तो वो लड्डू आखिरी तक पहुंच जाएगा। इसे कहते हैं चालन, यानी उष्मा लड्डू, और उष्मा दैट मीन लड्डू वो स्वयं चल के जा रही है। ठीक है, और ये प्रक्रिया कहाँ होती है, ये प्रक्रिया होती है केवल ठोस में, जो उष्मा चालक होते हैं, ठोस उष्मा चालक होते हैं, उसमें एक प्रक्रिया होती है। जैसे हम किसी लोहे की राड को गर्म करते हैं, जैसे लोहे की राड है, इस सिरे पे हम लैंप से गर्म कर देंगे। ठीक है, तो धीरे 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 ये सिरा भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम चाय बना रहे होते हैं, उसमें चम्मच रख देते हैं, चम्मच का इतना बड़ा सिरा ही चाय में रहता है, लेकिन चम्मच का आखिरी सिरा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उष्मा का संचरण इसका मतलब हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो चम्मच में उष्मा का संचरण हुआ, ये किस विधि से हुआ, संवहन विधि से। ठीक है बच्चों, संवहन विधि में क्या होता है, एक अणु ने उष्मा लिया, उसने अगले को ट्रांसफर किया, उसने अगले को ट्रांसफर किया, उसने अगले को ट्रांसफर किया, इस प्रकार उष्मा इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंच जाता है। उष्मा संचरण की ये जो विधि है, इसे कहते हैं हम ये चालन। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, चालन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्शन। उष्मा चालन की, उष्मा की जो संचरण की पहली विधि है उष्मा चालन, यानी कि हीट कंडक्शन। ठीक है, हीट कंडक्शन है। और ये हीट कंडक्शन कहाँ होती है, ठोस में होती है बच्चों, याद रखिए, क्वेश्चन आता है, किसमें होती है, ठोस पदार्थों में होती है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात है, तरीका है हमारा संवहन। ठीक है, संवहन क्या है, कन्वेक्शन। ये है कंडक्शन, ये है कन्वेक्शन, हीट कंडक्शन। अब ये क्या होता है, उसी उदाहरण समझिए। ठीक है, अब हम लड्डू बांटते हैं पूरे क्लास में। अब हम क्या कर सकते हैं, पहला तरीका हुआ, एक बच्चे को दिए, उसने दूसरे को दिया, उसने तीसरे को दिया, इस प्रकार वो हमारा हीट यानी लड्डू वो अग्नि तक पहुंच गया। ठीक, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम नाम ले लेके, रजिस्टर लेके बैठ जाएं और बताएं, रवि आ जाओ, एंजल आ जाओ, मोहन आ जाओ, सोहन आ जाओ, और प्रत्येक बच्चे को बुलाते हैं, उसको लड्डू देते हैं, जाओ बेटा बैठो, लड्डू लियो जाओ, लड्डू लो जाओ। तो ये जो संचरण की विधि है, इसी को कहते हैं संवहन। साथ लेके बहना, साथ लेके चलना, संवहन होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है कि एक अणु आएगा, जैसे ये होता है अक्सर द्रव में और गैस में होता है। उष्मा का जो संवहन विधि है, उष्मा संचरण की जो संवहन विधि है, ये प्रायः ठोस और द्रव में ही पाई जाती है। ठीक है, ठोस नहीं, गैस में, गैस और द्रव में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, जैसे हम किसी भगोने में या किसी पॉट में वाटर को हीट करते हैं। ठीक है, नीचे लैंप लगा देते हैं, नीचे से हीट देते हैं, और क्या होता है, तो तली में पानी होता है, वो गर्म होता है। तली के जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, जो पानी के अणु होते हैं, वो हीट एनर्जी लेते हैं, और हीट एनर्जी लेने के बाद में हल्के होते हैं और वो ऊपर जाते हैं। जो ठंडा होता है, वो भारी होता है, वो सीधे नीचे आएगा। तो बच्चों इस प्रकार से उष्मा लेकर जाएंगे, फिर उष्मा लेने आएंगे, उष्मा लेकर जाएंगे, फिर उष्मा लेने आएंगे, लड्डू लेकर जाएंगे, वो लड्डू लेकर आएंगे। ठीक है, ये लड्डू लेकर जाएंगे, वो लड्डू लेने आएंगे, ये लड्डू लेकर जाएंगे, वो लड्डू लेकर लेने आएंगे। इस प्रकार उष्मा को लेके जाना, दूसरे के द्वारा फिर आना, उष्मा लेके जाना, फिर दूसरा अणु आता है, उष्मा लेके जाता है। यानी क्या हो रहा है, उष्मा को साथ लेके अणु बह रहे हैं। दैट इज नोन एज संवहन। इसी को कहते हैं कन्वेक्शन ऑफ हीट। क्लियर हो गया बच्चों, एनी डाउट? कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो हमारी विधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, जिसे हम कहते हैं विकिरण। अगर यही विधि ना हो तो इस पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर, पूरे हमारे सौर परिवार में, ठीक है, पूरे सौर परिवार में हमारे जो उष्मा का, जो गर्मी का, प्रकाश का स्रोत है, वो
केवल और केवल प्रमुख स्रोत जो मदर सोर्स है वो है हमारे सन। और सन से जो हीट एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी आती है, वो इसी प्रकार के चालन से होती है, इसी प्रकार चलकर आती है, जिसे कहते हैं हम विकिरण या रेडिएशन। ठीक है बच्चों, तो आप जानिए रेडिएशन के लिए, विकिरण विधि से ऊष्मा के संचरण के लिए किसी मीडियम की, किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तक कि ये ऊष्मा निर्वात में भी अगाध रूप से बहुत तेजी से संवाहित होती है और चलती है। तो विकिरण विधि जो होती है वो ऐसे समझिए, ठीक है। जैसे मुझे लड्डू भी बांटना है, तो एक तरीका हो गया कि एक को दिए, अगले को दिए, अगला दिया अगले को, अगला दिया अगले को। ये आपका हो गया था चालन, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिमाग में बैठा दीजिए। दूसरा हो रहा है संवाहन, साथ लेकर नाम लेके पुकारे, आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, बारी बारी लेकर जाओ, ये होता है आपका संवाहन, कंडक्शन। तीसरा है रेडिएशन। इसमें क्या होता है बच्चों, आप लोग शादी ब्याह में देखते होंगे कि बारात जाती है तो टॉफी लुटा दी जाती है, पैसा लुटा दिया जाता है। तो जिसकी जितनी क्षमता होती है, जितना ताकतवर होता है, वो उसको लूट लेता है, उसको पकड़ लेता है। वैसे जो ऊष्मा संचरण है, सूर्य हमारी पृथ्वी पे या पूरे सौर परिवार में ऊष्मा को लुटा रहा है, गर्मी को भेज रहा है, लुटा रहा है। अब जिसकी जितनी क्षमता है वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊष्मा को ले रहा है, ठीक है। या और उदाहरण देते हैं, हम जाड़े के दिनों में क्या करते हैं, तपता तापते हैं, थर 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 कांप रहा था, तपता बार के ताप रहा था। तो बच्चों जब तपता तापते हैं हम, चाहे वो हम लकड़ी को जलाएं, अंगीठी को जलाएं, या हम इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करें, तो हम उसको छू कर गर्मी नहीं लेते हैं, दूर से बैठ कर ऐसे हाथ सेकते हैं, पूरे शरीर को सेकते। क्या होता है, वहां से ऊष्मा जो मेरे हाथ में आ रही है, मेरे पास में आ रही है, मेरे शरीर के टच में आ रही है, या आसपास के वातावरण में फैल रही है, यह विकिरण के माध्यम से फैल रही है। क्योंकि कोई माध्यम नहीं है हमारे और उस एलिमेंट में जो है विद्युत का एलिमेंट है, जो जल रहा होता है, उसको और हमारे हाथ के बीच में कोई माध्यम नहीं होता है, तो वायु माध्यम है, उसका मतलब नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार से जो ऊष्मा का संचरण होता है विकिरण विधि से, ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो है संचरण होता है। तो बच्चों ऊष्मा का अगर पूछा जाए, ऊष्मा का सबसे ज्यादा प्रभावशाली संचरण किस विधि से होता है, तो वो विधि आपकी होगी विकिरण विधि। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। आप केवल लड्डू बांटने का तरीका याद रखिए, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक बच्चों, आज आपका इतना टॉपिक था। आइए एक बार हम दोहरा देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए आपके YouTube चैनल बच्चा पार्टी बेसिक पे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। जो आपको जो चीजें समझ में ना आ रही हो उसको आप कमेंट सेक्शन जाके कमेंट करिए। हम आपके कमेंट को देख के आपकी सारी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक बार अपना इसको समराइज कर देते हैं। आज हम चर्चा किए ऊष्मा पे। ऊष्मा क्या होती है? तापांतर के कारण, ठीक है, हीट का, तापांतर के कारण हीट का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में मूवमेंट को ही ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। दूसरा है ऊष्मा संचरण की विधियां। ठीक, ऊष्मा संचरण तापमापी है, डॉक्टरी थर्मामीटर। ठीक है, ये मरीज के या व्यक्ति के बॉडी के ताप को नापते हैं। ठीक है, व्यक्ति का बॉडी का ताप कितना, मनुष्य शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको जब सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस का कहा जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखिए एक मनुष्य का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, फटाफट समराइज करते हैं। आगे है प्रयोगशाला का थर्मामीटर। ठीक है, आप ऊंची कक्षाओं में जाएंगे, हाई स्कूल इंटर में जाएंगे तो वहां पे आपको प्रयोगशालाओं में जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, वहां आपको थर्मामीटर आपके हाथ में होगा, आप गर्म वस्तुओं का तापमान नापेंगे। ठीक है, तो इसकी जो पावर होती है 1-10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक ये आपके सामान्य प्रयोगशाला का थर्मामीटर मापता है। ठीक है बच्चों, आगे है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? किसी भी पदार्थ के 1 किलोग्राम की मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो उस पदार्थ की
विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा किसकी सबसे ज्यादा होती है? पानी की। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए रेडिएटर में जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे है ऊष्मा स्थानांतरण। तो बार बार बताया जा रहा है, कई बार बताया जा रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण केवल हीट के अंतर के कारण होता है, ताप में अंतर के कारण होता है। अगर दो वस्तुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों वस्तुएं साम्यावस्था में यानी एक ही टेम्परेचर पे ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब दो वस्तुएं समान ताप पे आ जाएंगे तो उनके बीच ऊष्मा का स्थानांतरण रुक जाता है। और ऊष्मा के स्थानांतरण की जो विधियां हैं वो कानून रूप से 3 विधि हैं, बार बार बताया गया। चालन, ऊष्मा चल के जाती है, ये ठोसों में होती है। ठीक है, संवहन, ये गैसों और द्रव में पाई जाती है ये विधि। इसमें जो है अणु ऊष्मा लेकर के आगे बढ़ता है। तीसरा विधि है आपका विकिरण, जो हम तपता तापते हैं, हीट लेते हैं, या सूर्य से जो हीट एनर्जी आपकी पृथ्वी पे आ रही है वो रेडिएशन विधि से आ रही है, विकिरण विधि से आ रही है। और ऊष्मा संचरण की इन तीनों विधियों में जो सबसे प्रभावशाली विधि है वो आपकी है विकिरण विधि। सबसे प्रभावशाली कौन सी विधि बच्चों? सबसे प्रभावशाली विधि आपकी है विकिरण विधि, रेडिएशन मेथड। इसको दिमाग में रखिए। चलिए ठीक है, आगे की कक्षाओं में इसके बारे में जो इसके और टॉपिक बच रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको समझाया जाएगा और इस पे कुछ प्रश्नोत्तर भी आपके जो है इस वीडियो अगली वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, ओके, थैंक यू।